हेलो गाइज, आप लोग सभी का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर जीके जियास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं और इसके देखते हुए हमने एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक कर दिए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लें। और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हमने आप लोगों के बीच करने जा रहे हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला ये क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है? तो आप लोग जानते होंगे कि नीलगिरी पहाड़ी जो है वो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है एवं नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई चोटी जो है वह डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसलिए आपका आंसर ए होगा। जबकि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है एवं उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है वह कोटापेक्सी है ना, जो कि यह पर्वत कोटापेक्सी इक्वाडोर देश में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है तथा इस कोटापेक्सी पर्वत की ऊंचाई 5,897 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमदन कहाँ स्थित है? तो ये जो सियाचिन हिमदन है ये आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो दामोदर नदी को जो है अपने प्रदूषित प्रवृत्ति के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। और दामोदर नदी घाटी जो है पश्चिम बंगाल में तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो मैरियाना खाई जो है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि टोंगा जो होगा वो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा झील जो है कहाँ पे है। तो चलिए, पहले जो है जयसमंद झील, और जयसमंद झील जो है यह राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है बड़खल झील, तो बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में है। तीसरा नंबर है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। चौथा जो है काली बेली झील जो कि तमिलनाडु में
इसलिए इसका आपका आंसर ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा है? तो आयकर का भुगतान करना, ये जो है इस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या गठित करती है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पे है ना, उन्होंने एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वो केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ विकास में जन भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है? तो ये जो है 1919 में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके बीच में अब 15 आता है और वो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायत का चुनाव करवाना ये जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, जबकि निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन भारतीय चुनाव आयोग का है, मतदाता सूची तैयार करना भारतीय चुनाव आयोग का है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय चुनाव आयोग का है, जबकि पंचायत का चुनाव करवाना जो है यह भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम होता है, सिलिका होते हैं और एल्युमिनियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम, ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है, यह जो शोषण करता है अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में कौन सा कथन गलत है? तो वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में जो कथन गलत है वो आपका कथन जो है वह सी है, क्योंकि यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की गति देता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि इससे मृदा प्रदन होता है तो ये बिल्कुल सही है। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यह बिल्कुल गलत है।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क हो गया है कार्नेलाइट, डोलामाइट, नाइटर, ये सब जो है पोटेशियम का अयस्क है। जबकि यूरेनियम का हो गया है कार्नेटाइट पीच ब्लेंड, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊध्र्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि फिटकरी का शुद्धिकरण ऊध्र्वपातन विधि से नहीं होते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पे वो द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं और पुनः फिर ठंडा करने पर सीधे ठोस अवस्था में चल आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था फिटकरी में नहीं होता है। जबकि नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, कपूर, ये सब जो है उत्पादित पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, किसी द्रव अथवा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो निस्यंदन विधि द्वारा किसी भी द्रव तथा उसमें मिले हुए अविलय पदार्थों के अवयवों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु बन जाती है और वह एक मिश्र धातु जो है वह स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो कि स्टेनलेस स्टील जो है वो जंग रहित होती है। इसलिए जंग रहित लोहा बनाने में उसमें जो है क्रोमियम को मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें जो है तांबा जो है आपका मिश्र धातु नहीं है, जबकि इस्पात जो है लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन का मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है, जबकि तांबा एक ऐसा धातु है ना कि यह मिश्र धातु है। तांबा जो है वो धातु है, यह मिश्र धातु नहीं है, जबकि इस्पात, पीतल और कांसा जो है यह मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। कहता है कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी को पॉलीसीथीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसीथीमिया कहते हैं। तथा हेमीफिलिया भी एक वंशानुगत रोग है। इसमें चोट लगने पर रक्त बहता रहता है, जल्दी थक्का नहीं बनता, लेकिन रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से पॉलीसीथीमिया लोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके बीच में है, और आपका ये 25 क्वेश्चन जो है कहता है, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है ना। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोलता है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किन के बीच हुई थी। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल था, इसलिए इसका आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलाना है ना। कहता है कि राज्य और इसके संस्थापक। तो हैदराबाद के कौन हैं? तो हैदराबाद के हैं
मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बंगाल के कौन हैं? तो बंगाल के जो हैं मुर्शिद कुली खां हैं। अवध के तो अवध के शहादत अली खां हैं, जबकि मराठा के शिवाजी हैं। कुछ राज्य हैं और उनके संस्थापक हैं, हमने मिला दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, क्योंकि जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास हम लोगों को कल्पसूत्र से मिलता है, इसलिए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उस उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है वो अहि सक्षत्र में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें आपका सही सुमेलित जो है कौन कौन है वो बताते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया, यह भी गलत है। इसका आंसर जो है वह डी बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 31, कहता निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किए थे मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था? तो आप लोग जानते होंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पहली लड़ाई के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव। यह युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का उन्होंने प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किए थे? तो देखिए, रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुए थे, जबकि इनके दादा कीरत सिंह थे, जो कि 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। इसलिए रंजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को घोषित किए थे। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किए थे? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था।
यह व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो है 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी के बीच था। जबकि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत बुलाया गया तथा उन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किए थे। इसलिए भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो वस्तुओं के उत्पादन पे लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? तो यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार में वृद्धि की भी बात की गई थी। इसलिए आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो इसका आपका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क, क्योंकि अग्र मस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का वह भाग है जहां से ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित होता है, मतलब यहीं से हर चीज स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है वह पेस्टिडोग्लाइन का बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होते हैं। मतलब कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोथॉमिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो खून का जमना या प्रोथॉमिन के कारण ही खून जो है वो जमते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, आपके बीच 44 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक जो हैं वो लाल रुधिर कोशिकाएं के साथ साथ पटिकाऊ प्लेटलेट्स में जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर कहता है, अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को किसमें होना करता है? तो इसमें जो है हिमांक से नीचे कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सिरके के रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से वृहद माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो आपको याद होगा
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर दूर हट जाती है, अभिलंब से वो दूर हट जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 मतलब 48 है। और 48 क्वेश्चन बोलता है अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो अल्फा बीटा तथा गामा के भेदन शक्ति अवरोही क्रम में जो होता है, पहले जो होता है वो गामा होते हैं। पहले क्या होते हैं? पहले जो होते हैं वो गामा होंगे, फिर बीटा होते हैं और फिर अल्फा होते हैं। क्योंकि गामा किरणें की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, वो आयन क्षमता न्यूनतम होती है। अल्फा किरणें की भेदन क्षमता कम होती है, जबकि बीटा किरणें की भेदन क्षमता अल्फा किरणें से अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी सरल लोलक को एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को आवर्तकाल कहते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया, इसे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? एक उत्तल लेंस होता है, जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा? तो प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक बोलता है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ये जो है ये कांच यानी कि शीशा में प्रकाश की गति जो होता है वो सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें आपका जो है 1 और 3 सही है। इसमें आपका सही 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53 बोलता है एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वहां पर प्रतिबिंब जो है वो आभासी और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का बना हुआ है। तो जो हेलोजन लैंप होते हैं उनकी तंतु जो है टंगस्टन तथा सोडियम का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे समान विभव पे होंगे तो उसमें आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होते। हाँ, इसके लिए आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है केरल की शांत घाटी। आपको कभी कभी पूछ लेगा कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो आपको बोलना है केरल में। तो केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो शांत घाटी जो है वह केरल में है। इसे साइलेंट वैली के भी नाम से जाना जाता है और यह जो है एक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा
क्रुद्ध पचासा, चिखने वाले साठा, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो गरजने वाला चालीसा जो होता है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के बीच चलने वाली शक्तिशाली यह एक प्रकार के पछुआ पवन कहते हैं। तो यह जो है दक्षिण गोलार्ध में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो आपको यह मालूम होगा कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है वह शुक्र है। इतना ही नहीं, शुक्र को सांझ अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह में पूरब की दिशा में तथा शाम में पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पृथ्वी के जो आंतरिक परत होते हैं नीफे, और नीफे का निर्माण जो होता है वह निकेल और फेरस के मिलकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम दिया गया है? तो इसलिए इसका आंसर जो है आपका डी होगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? तो देखिए, उत्तरी पूर्वी कमांड जो है ये भारतीय सेना के कमांडो में एक कमांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। मतलब हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है ना? तो इसमें जो है आपका एक लखनऊ जो है ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, जबकि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है कानपुर हो गया है, प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना, ये सभी शहर जो है वो गंगा नदी किनारे स्थित है, जबकि लखनऊ जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी किनारे है? तो यह जो है लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी में हुई थी। यह लागत और हताहत दोनों के मामले में आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न संग्रहालय में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो ये जो गलत जो है वो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली बिल्कुल सही है। वस्त्रों का कैलिंको संग्रहालय मुंबई में ये गलत है। यह जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद बिल्कुल सही है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको चलते हैं 66 से। कहता है कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
मतलब 2023 में किस व्यक्ति को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो जो हैं वो बिमल पटेल हैं। वो कौन है? बिमल पटेल। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। नहीं, यह जो है और पॉल लिच को 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं? तो मतलब कोई ऐसे राज्य हैं जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान एवं मान्यता देने वाले पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किए, वो हैं राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68, फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना? तो 2023 महिला फीफा विश्व कप का चैंपियन जो है वह स्पेन बने थे। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया था। स्पेन के लिए विजयी गोल ओल्गा कार्मोना ने खेल के 29वें मिनट में किया था। स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। आपका क्वेश्चन 69 है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं? तो नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वह जो है वो एनटीपीसी ब्रोनी है। अब आपके इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 71 जो है, क्वेश्चन नंबर 71 आपके बीच में है, कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीते थे? तो उनका नाम जो है वह निकहत जरीन है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 4 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वो बोलता है वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ जो हुआ था यह कोलंबो में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया था? तो देखिए 2024 में जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड हुआ था उसमें अभिनेता का अवार्ड जो है शाहरुख खान को दिया गया था, जबकि अभिनेत्री रानी मुखर्जी थे, निर्देशक संदीप रेड्डी बांगा था और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 12 फाइल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर जो हैं वह हिम तेंदुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2023 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वह किसको दिया गया था? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। अब आपका 76 का ये मैथ का क्वेश्चन है। 76 का आंसर होगा आपका सी। इसको आप लोग बना लीजिएगा और आंसर को मिला लीजिएगा। आपके बीच 77 है और 77 का आंसर होगा सी। 78 है और 78 का आंसर जो होगा वो 78 का आंसर होगा बी। 79 का आंसर होगा डी। उसके बाद
80 मतलब 80 नंबर का आंसर होगा सी। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोग से अगले कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।